नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही 2,34,000 के पार जाते हुए मामलों के साथ ही अस्पतालों में चरमराती व्यवस्था के बीच वैक्सीनेशन को लेकर क्या है तैयारी, इन सब पर प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक इससे महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि टीकाकरण पर खास तौर पर इसमें चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक से आगे का रास्ता भी इस संकट की घड़ी में तय होगा। आगे की रणनीति बनाई जाएगी और ये तय होगा कि कोविड के खिलाफ मुकाबले में टीकाकरण को किस तरीके से आगे ले जाना है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अधिकारियों के साथ मंत्रालयों के ये तय करेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ समन्वय बिठाकर ये पूरा काम आगे ले जाया जाए। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर, आज तक पर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज एक बार फिर से आंकड़े 2 लाख के पार हैं, 2,34,000। राजधानी दिल्ली में भी वैसे ही आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी लहर पर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि संक्रमण और संक्रमण के जो ये म्यूटेंट इस वायरस के हो जाने की खबरें आ रही हैं, इन सब पर मौजूदा परिस्थितियों पर सबसे पहले क्या जानकारी देंगे आप डॉक्टर गुलेरिया? मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि स्थिति काफी गंभीर है। हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अब हम ऑलमोस्ट 2.5 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ के आगे ही बढ़ रहे हैं। इस सब चीजों का ये मतलब है कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो। क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों। क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उससे से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और वो एक लिमिटेड अमाउंट है तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। ठीक है, इससे पहले कि अब मैं स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछूं सर जो लोगों के मन में है, 2 चीजों पर मौजूदा जो परिस्थिति है उस पर आपसे जानकारी जानना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल ऑक्सीजन। कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र से लेकर कुछ राज्य, जो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उस पर आपके पास, चूंकि आप भी लगातार सरकार के साथ संपर्क में है, क्या जानकारी है? और दूसरी तरफ रेमडेसिविर को लेकर भी सवाल उठ रहा है, वो कितना कारगर है, ये सवाल है मेरा आपसे। क्या वो वाकई बहुत क्रूशियल है और उसकी उपलब्धता को लेकर आप क्या बताएंगे? और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि वैक्सीनेशन की क्या परिस्थिति है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तीनों पर आपकी जानकारी। पहला आपका जो तीसरा सवाल था वैक्सीनेशन पे, अगर हम देखें तो हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रोज बढ़ रही है और नई वैक्सीन भी आ रही है। स्पुतनिक भी अब अप्रूव हो गई है और बाहर से भी कई वैक्सीन जो है वो अगले कुछ हफ्तों में भारत में आ जाएंगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। कभी कभी ये हो जाता है कि जहां जहां पे अब केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे जब पहले सिर्फ 50 लोग आ रहे थे वैक्सीन लगाने, अब एकदम 500 लोग आ जाते हैं उस साइट पे, तो तब वैक्सीन वहां पे कम पड़ती है। तो सप्लाई चेन मेंटेन करने की जरूरत है जिससे जहां जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे हम ज्यादा वैक्सीन पहुंचाएं। कुछ एरियाज जहां पे अभी डिमांड नहीं है वहां से वैक्सीन उठा के उस जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करें तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा आपका सवाल था रेमडेसिविर पे। रेमडेसिविर जो दवाई है उसमें अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं और ये बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, उन सब स्टडीज ने यही दिखाया कि रेमडेसिविर सिर्फ हॉस्पिटल एडमिशन को कुछ दिनों से कम करती, 4 दिन कम हो जाते हैं हॉस्पिटल एडमिशन, लेकिन वो आपकी मोर्टेलिटी नहीं कम करती। ऐसा कोई ग्रेट मैजिक बुलेट नहीं है कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा।
दूसरी चीज ये है कि ये रेमडेसिविर की जो जरूरत है वो उन्हीं लोगों को की है जिनको ज्यादा सीवियर डिजीज हो, जो हॉस्पिटल में हो, जिनके फेफड़ों में कोविड फैल गया हो और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वही पैनिक सिचुएशन हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी वायरस इन्फेक्शन है तो हम रेमडेसिविर दे सकते हैं। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हर एक ड्रग के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और रेमडेसिविर के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए उसको जब उसकी जरूरत नहीं है तब देने से नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपका पहला जो सवाल था वो ऑक्सीजन पे था। ऑक्सीजन की तैयारी जो है पिछले 8-9 महीने से सरकार कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में कई प्लांट्स भी लगाए गए जिससे ऑक्सीजन जो है वो हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। लेकिन जैसे मैंने कहा वैक्सीन की बात है, वैसे ही ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है। जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो एकदम पहुंचाए जा सकते हैं। 6-7 महीने पहले ये पूरा अरेंजमेंट किया गया था कि जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां ट्रेन के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जाएंगे और वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरा कलेक्टिवली सब लोग मिलकर काम करें, तो चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीनेशन की बात हो, उसका चैलेंज जो है वो देश पूरी तरह से मीट कर सकता है। जी सर, अब मैं ऐसे सवालों पर आना चाहती हूँ डॉक्टर गुलेरिया, जो कि इस दूसरी लहर में कई लोगों की तरह कई लोगों के लिए पहेली की तरह बन गया है। उसमें पहला सवाल यही है, आम व्यक्ति की नजरिए से आपसे पूछूं, आरटीपीसीआर टेस्ट कई बार वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर्स एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए कह रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपकी बात सही है और इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं वो सिर्फ 80% है। इसका मतलब कि बेस्ट ऑफ सिचुएशन में भी, और ये पहले से हम कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि कई 20% ऐसे लोग हैं जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट आप करोगे उसमें वो डायग्नोसिस मिस हो सकता है। क्योंकि ऐसा कोई ये टेस्ट 100% नहीं है कि हम कहें कि ये जो है 100% सेंसिटिव है। हाँ, आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव है तो आपको डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि आप उन 20% में हो जिनमें टेस्ट पिकअप नहीं कर पाया। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट करने की जो स्वैब लेने का जो टेक्निक है वो अच्छी तरह से जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको आना चाहिए। कई दफा लोग जो नेजल स्वैब, नाक में जो स्वैब डालते हैं, वो पूरे नाक के अंदर तक नहीं लेके जाते और उसमें फिर वायरस आता नहीं है। तो वो अगर आप टेस्ट ठीक से नहीं करोगे, अपना सैंपल ठीक से नहीं लोगे, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ सकती है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपके लक्षण जो हैं वो कोविड जैसे हों, आपके ब्लड रिपोर्ट जो है वो भी कोविड सजेस्ट करें और एक्सरे या सीटी में भी कोविड जैसी पिक्चर हो, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आपको कोविड है। आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, उसकी दवाई भी अगर जरूरत है तो शुरू करनी चाहिए और अपना टेस्ट फिर से कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 टेस्ट कराएंगे तो पिकअप जो है उसका बढ़ जाएगा और हो सकता है कि सेकंड टेस्ट में आप पॉजिटिव आ जाए। ठीक है सर, आरटीपीसीआर पर आपने पूरी जानकारी दे दी। अब मेरा सवाल आपसे वैक्सीनेशन पर है। सर, ऐसे अनेकों केस अब आ रहे हैं जिसमें दोनों डोसेस वैक्सीन के लेने के बावजूद उनको कोरोना हो रहा है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? और साथ ही एक फॉलो अप क्वेश्चन इसमें है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लेने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, उनका एंटीबॉडी काउंट भी काफी हाई आ रहा है, बावजूद इसके उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये साइंस और बायोलॉजी इसमें क्या है? क्योंकि अभी तक जो हम जानते थे वो यही था कि वैक्सीनेशन का अर्थ है एंटीबॉडी बनना, एंटीबॉडी आपको उस बीमारी से बचाएगा, लेकिन एंटीबॉडी होने के बावजूद कोरोना फिर से कैसे हो रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसमें यह समझना जरूरी है कि जो हम कहते हैं अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपको डिजीज नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने वैक्सीन लगाई और मुझे वैक्सीन लगा दूसरा शॉट लगाने के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और जैसे कुछ लोग टेस्ट कराते हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज का भी पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको आपके शरीर, आपके नाक और गले में कोविड वायरस फिर भी आ सकता है, वो कुछ टाइम वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देंगी, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगी और इसलिए आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी। आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मामूली सी बीमारी होगी
और वो उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारी जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी है वो मोर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन को रोकने के लिए है। कुछ हद तक वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको तो माइल्ड डिजीज देगी, लेकिन आप इन्फेक्शियस हैं और आप किसी और को बीमारी दे सकते हैं जिसको सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, सिवियर डिजीज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि वैक्सीन जो है हमें सिवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करेगी, और हम कोविड पॉजिटिव हो भी सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन से ही जुड़ा एक और सवाल है सर डॉक्टर गुलेरिया। चाहे वो यूके हो, जहां पर दूसरी लहर पर काफी हद तक उन्होंने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई, लॉकडाउन भी किया, सख्तियां भी की, साथ में उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से किया। क्या इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव को और अच्छी तरीके से करने की जरूरत है? हमारे पास तो सर अनुभव भी है, तमाम ऐसी बीमारियों के हम वैक्सीनेशन करते आए हैं। क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को, क्योंकि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि आपको 18 उम्र से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, और इस लहर में तो बच्चों को भी हो रहा है, युवाओं को बहुत ज्यादा हो रहा है। 60-65% इन्फेक्शन दिल्ली में 45 से कम ईयर्स के लोगों के हैं। तो ऐसे में क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को रीथिंक करना, रीस्ट्रैटेजाइज करना, उसकी रणनीति को नए सिरे से करने पर आपकी क्या राय है? और क्या आपने ऐसी कोई राय आगे सरकार तक भी पहुंचाई है कि टीकाकरण को हम इफेक्टिवली कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उसमें थोड़ी सी हमसे पिछले कुछ महीनों में कमी रह गई है, क्योंकि कई लोग पहले आ भी नहीं रहे थे आशंकाओं की वजह से? अगर हम देखें तो टीकाकरण का क्या, हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद टीकाकरण का यही है कि हम लोगों की जान बचाएं। और इसलिए जिन लोगों को सिवियर कोविड होने के चांसेस हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करें। उसके साथ साथ उन लोगों को करें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीमार हो जाएं और फिर कोई पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर ही ना अवेलेबल हो। तो इसलिए स्ट्रैटेजी यही बनाई गई थी कि सबसे पहले हम इनको ही करें, और ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, सीडीसी की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि आप सबसे पहले इन लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद आप औरों को वैक्सीनेट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने डोजेस हैं। क्योंकि अगर हम देखें हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर हम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो कम से कम वो 97 करोड़ लोग हैं। अगर हम उसका रफ आइडिया दें तो 100 करोड़ लोग हैं, तो हमें 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस चाहिए होंगे अगर हमने 2 शॉट्स देने हैं सारे 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। मान लो हम कहें कि 50% आए वैक्सीन के लिए नहीं आते, 50% भी दें तो भी हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए होंगे। हमारे पास इतने डोजेस नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई देश नहीं है जिसके पास इतने डोजेस होंगे। इसलिए स्ट्रैटेजी बना के आस्ता आस्ता वैक्सीनेशन ड्राइव को खोलना पड़ेगा, और पूरी कोशिश जैसे भारत सरकार कर रही है ये करनी पड़ेगी कि हम और डोजेस वैक्सीन के अपने पास ला पाए, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन हो, जाइडस की वैक्सीन हो, या बाहर देशों में जो वैक्सीन बन रही है उनको हम भारत में लाएं, जिससे हमारा वैक्सीन पूल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन की जो फैलना है वो रुकेगा। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने कहा 2 pronged स्ट्रैटेजी, कि हमें पूरी और स्ट्रैटेजी बनानी है कि कोविड को हम आगे ना बढ़ने दें, क्राउड्स को रोकें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एग्रेसिवली फॉलो करें, कंटेनमेंट जोन्स बनाएं, और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और आइसोलेशन को पूरी तरह से करें। क्योंकि अगर हमारे केसेस नहीं बढ़े, कम होंगे, तो हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो मुझे पता है एक डॉक्टर के तौर पर आप पॉलिटिकल इशू पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन देखिए कुंभ को लेकर कई सवाल खड़े हुए सर। अब जाकर कई सारे ऐसे अखाड़े हैं जिन्होंने कह दिया है कि कुंभ का समापन कर दिया जाए। चुनाव प्रचार अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है इतना ज्यादा। बतौर डॉक्टर आपको नहीं लगता है कि ये सब रुकना चाहिए? एनी काइंड ऑफ पब्लिक गैदरिंग, उन सब पर रोक लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हमें कंप्लीट लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा तो फिर वही क्राइसिस झेलेंगे, वही इकोनॉमिक क्राइसिस झेलेंगे, वही हमने मजदूरों का पलायन, मानवीय संकट देखा था। तो इन सब से बचना है तो पब्लिक गैदरिंग्स रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से सहमत हूं कि हमें पब्लिक गैदरिंग्स, क्राउड्स को जितना हम रोक पाए वो रोकें, और जहां पे हैं तो वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी ऐसा क्राउडेड गैदरिंग है वो एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है,
वहां पे अगर एक व्यक्ति भी हो जिसको कोविड हो तो वो उस माहौल में वायरस सब लोगों में फैला सकता है और उसके कारण बहुत ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो या और कोई गैदरिंग हो, उसमें हमको उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगाना बहुत जरूरी है और उसको जितना हम कम कर पाए वो ही बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हर एक नागरिक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो फंक्शंस हैं उसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ऐसे फंक्शन में ना जाएं या फिर वहां पे देखें कि सब लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और जो है मास्क लगा रहे हैं और लोगों को भी डिस्करेज करें कि ऐसी जगह ना जाएं, क्योंकि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि औरों को कोविड होगा और हमारे परिवार में नहीं होगा। ये गलत धारणा है। कोविड आजकल जिस तरह से फैल रहा है वो घर घर में फैल रहा है और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो हम सब के सब इस बीमारी के चपेट में आएंगे। बिल्कुल। अब वापस लौटते हैं सर, जो वायरस को लेकर कई सारे सवाल मन में है लोगों के। वैक्सीनेशन के बाद अब वायरस पर जरा आते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ी कई सारी पहेलियां बन गई हैं। डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है सर, आप समझाएं। कई सारे ऐसे वायरस स्ट्रेन्स का जिक्र हो रहा है जो कि खास तौर पर ब्राजील जैसे मुल्कों में है, जो कि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मतलब लोगों को बीमार कर रहा है, जान पर उनके बना रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में क्या क्या म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत, ये डबल म्यूटेंट वायरस कितना इंपॉर्टेंट है? क्या यही है जो इस दूसरी लहर को इतना अग्रेसिव बना रहा है? तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें, वायरस जो है वो, ये जो आरएनए वायरस है, कोविड एक आरएनए वायरस है, वो रेगुलरली म्यूटेट करता है। ये हम सबको पता है कि ये वायरसेस जो हैं ये म्यूटेट करते हैं आस्ता आस्ता अपना, जब वो रेप्लिकेट करते हैं, जब एक वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में मल्टीप्लाई करता है तो उसमें जब वो रेप्लिकेट करता है, जब उसकी और कॉपीज बनती हैं तो कभी कभी वो थोड़ा सा अलग बन के वो म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी और प्रेशर्स के कारण, चाहे वो दवाई का हो चाहे वो टीका का हो, वायरस अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए म्यूटेट करता है। तो ये वायरस में एक उसका ये कहें कि प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को म्यूटेट करेगा। और हम फिर यही देखते हैं कि जो वायरस म्यूटेट करते हैं, जिनको हम वेरिएंट्स कहते हैं, वो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। म्यूटेशन तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिसमें हमें थोड़ा सा फिक्र रहता है, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ऐसा म्यूटेशन आ सकता है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है, जैसे हम मानते हैं कि भारत में भी कोई ऐसा ही म्यूटेशन है जो एकदम बहुत फैल रहा है और इसलिए हमारे केसेस इतनी छोटी टाइम में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा ऐसा है कि ऐसा कोई म्यूटेशन तो नहीं है जो ज्यादा विरुलेंट हो गया है, बहुत सीवियर डिजीज कर रहा है जिससे हमारा डेथ रेट बढ़ जाए। और तीसरा हम ये देखते हैं कि वायरस का म्यूटेशन ऐसा तो नहीं हुआ है कि वो री इन्फेक्शन कर रहा है या फिर वायरस जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो रही है। तो अभी हम देखें तो हमारे यहाँ पे दुनिया में 3 मेन जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, वो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और ब्राजीलियन वेरिएंट है। डबल म्यूटेंट जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ है वो 2 म्यूटेशंस का एक मिक्सिंग होने के कारण एक नया वायरस का म्यूटेंट बना है और उस पर स्टडी की जा रही है कि इसके कारण ज्यादा ये फैल तो नहीं रहा है और ये इसकी वैक्सीन की एफिकेसी इससे कम तो नहीं हो रही। अभी इसमें इतना डेटा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत में कई क्षेत्रों में, जैसे पंजाब से जो डेटा आया है, वहां पे यूके वेरिएंट अब ज्यादा देखा जा रहा है और वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज्यादा जल्दी फैलता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सारे जो देश है उसमें कौन से वेरिएंट्स हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है हमें सॉर्ट ऑफ मॉडिफाई करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। जी सर, आपने खुद ही री इन्फेक्शन का जिक्र किया कि अभी वो सब स्टडी में है और कौन सा स्ट्रेन क्या कुछ कर रहा है, क्या री इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि और बड़े कम दिनों में सर, बहुत कम टाइम हुआ है लेकिन फिर भी री इन्फेक्शन हो जा रहा है। क्या ये भी उसी म्यूटेशन की वजह से आप देखते हैं? क्या समझ में आ रहा है री इन्फेक्शन की वजह क्या समझ में आती है आपको? ये एक बहुत अहम सवाल है कि री इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण अगर हम ये देखें कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुए काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस वायरस को हमारे देश में आए हुए साल से ऊपर हो गया। तो क्या ये हो सकता है कि उन लोगों की इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम हो गई
और अब उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनती है वो कुछ महीने या 8-9 महीने ही रहती है, या फिर ये है कि इम्यूनिटी तो है लेकिन वायरस ऐसा चेंज हो गया कि आपकी इम्यूनिटी उसको रोक नहीं पा रही और आपको फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि आप कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं वायरस ने डेवलप कर लिया है। इसी के लिए रिसर्च करने की जरूरत है। इसीलिए जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है और अब फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें डिटेल स्टडी हो रही है कि उनमें जो वायरस है वो किस टाइप का है और उनके शरीर में एंटीबॉडीज जो हैं वो अभी हैं या अभी कम हो गई हैं। तो ये अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है कि अब जो लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ था उससे अब प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके लिए फिर आगे के लिए क्या करना चाहिए। जी सर, आप देश में पहले डॉक्टर्स में से एक थे पूरे देश में जिन्होंने सबसे पहले दूसरी लहर में कह दिया था कि इस बार युवाओं और बच्चों को बचाकर रखने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये भी म्यूटेशन का ही एक हिस्सा है जिसकी वजह से बच्चे और युवा ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं? आप और उनमें सिवियरिटी का क्या लेवल अभी तक मॉनिटर हो रहा है? किस तरह से उनको बचाने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक तो कोई वैक्सीन भी बच्चों के लिए नहीं आई है, तो बड़ा कंसर्न है ये। और वो कैसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बन सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, आपके बच्चों में एक बहुत अब गंभीर स्थिति है कि यंग एज ग्रुप में अब ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शायद वायरस इतना चेंज नहीं हुआ, हमारा आउटलुक चेंज हो गया है। अगर हम पिछले 6-7 महीने की बात करें, तब बच्चों को हम बिल्कुल बचा के रखते थे, स्कूल सारे बंद थे, बच्चों को घर पे ही रखा जाता था, बाहर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। जनवरी फरवरी में जब वैक्सीन आनी शुरू हुई और जब केसेस हमारे कम हुए, तो कई जगह स्कूल खुल गए, कई जगह बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने तो अपने बच्चों को छुट्टियों पे ले गए या और जगह मिक्सिंग शुरू हो गई। और ये एक ऐसा वनरेबल पॉपुलेशन था जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, उनमें अभी इम्यूनिटी नहीं आई थी, वो एकदम एक्सपोज हो गया इस वायरस से, और इसलिए बच्चों में एकदम केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो मुझे लगता है हमारे में जो बिहेवियरल चेंज आया है, बच्चों को बाहर ले जाने का, स्कूल खोलने का, जब तक हमारे पर अभी इतनी प्रोटेक्शन नहीं आई थी, तो इसके कारण यंग जनरेशन और बच्चों में केसेस बढ़े हैं। और हमें अब यही स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि हम इनको कैसे बचा के रखें, बाहर ना जाने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, और जल्दी से डेटा कलेक्ट करें कि वैक्सीन इनमें सेफ है, तो इनमें भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे रेमडेसिविर पर है, क्योंकि रेमडेसिविर, उसकी उपलब्धता, उसकी कालाबाजारी, उसके स्टॉकिंग को लेकर बहुत सारे सवाल। बट कितना इफेक्टिव है रेमडेसिविर, इस सवाल का हिस्सा। दूसरे हिस्से में मैं, क्योंकि ऑक्सीजन में रेमडेसिविर वर्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि सरकार को उपलब्धता पर ज्यादा काम करना है, तो क्या ऑक्सीजन बड़ा क्रूशियल है? और रेमडेसिविर को लेकर जो तमाम बातें की जा रही है, क्या वो वाकई इतना इफेक्टिव है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है? और अगर है तो क्या कई लोग इसको सेल्फ एडमिनिस्टर यानी खुद से ही रेमडेसिविर लेने की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? रेमडेसिविर बहुत इफेक्टिव ड्रग नहीं है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग था जो पहले इबोला इन्फेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन जब फिर स्टडीज की गई तो इसको फिर सार्स के लिए भी, इसके लिए कोरोना वायरस के लिए भी यूज किया गया। लेकिन अगर हम शुरू की स्टडीज देखें तो उन शुरू की स्टडीज ने इस ड्रग पे इसमें कोई फायदा नहीं दिखाया। वो नेगेटिव स्टडीज थी कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है। बाद की कुछ स्टडीज जो थी उसने यही दिखाया कि इस दवाई से लोगों की जान नहीं बचती, सिर्फ उनकी हॉस्पिटल स्टे 4 दिन कम हो जाता है। इसलिए ये जो दवाई है ये ऐसी नहीं है कि ये इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों में पैनिक इतना है और ये सोचते हैं कि यही दवाई लगाएं तो शायद फर्क पड़ेगा, वो गलत धारणा है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है मेरे विचार। जब लोगों के फेफड़े में असर पड़ता है और वो कुछ दिनों के लिए जब उनकी फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी होती है, तब उन दिनों के लिए अगर हम उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे पाए और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे पाए, तो वो जब दौर निकल जाता है तो वो फिर आस्ते आस्ते रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन उस टाइम पे ना मिल पाए
तो उनके ऑक्सीजन ब्लड में कम होने के कारण और ऑर्गन्स में भी असर पड़ने लगता है, चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे किडनी की बात करें या ब्रेन की बात करें, और उसके कारण उनको फिर बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिन लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, उनको ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, और इसलिए ऑक्सीजन पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। रेमडेसिविर जो एक ड्रग है जिसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, उस पर इतने ज्यादा जोर देने की मेरे मन में मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कहा सर ऑक्सीजन को आप भी क्रूशियल मानते हैं, रेमडेसिविर पर आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि ऐसी महामारी अक्सर तरह तरह के व्यापार और उसको पुश करने का एक अवसर बन जाता है, आपदा में अवसर जो लोग देखते हैं, गलत अवसर की तरफ मेरा इशारा है। बड़े सारे ई कॉमर्स साइट्स पर सर ऑक्सीजन कैंस बेचे जा रहे हैं, ये अगर आपने नोटिस किया हो या उसके बारे में कोई जानकारी दे सके कि ये क्या है और क्या इसका कोई वाकई यूज है, क्या एसओएस के लिए इस तरह के ऑक्सीजन कैंस खरीद कर रखना ठीक है? इसका ऑक्सीजन कैंस का कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ऑक्सीजन पूरी तरह से वहां पे मॉनिटर करके जितना फ्लो रेट है उसके हिसाब से देने की जरूरत है। इसलिए घर पे ऑक्सीजन आप लें और उसका मॉनिटर भी ना हो पाए और आपको गलत सेंस आपको ऐसे लगे कि मैं ठीक हूं, ये बात धारणा ठीक नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 94 से कम है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर 90, 88, 90 से कम है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, और वहां पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वहां पे मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम घर पे ऑक्सीजन कैन्स ना रखें, क्योंकि उससे आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। सर आपने ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग क्या बताई? 90 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं या 94 से नीचे आने पर हॉस्पिटल जाएं? 94 से नीचे हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और फिर क्लोज मॉनिटरिंग करें। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन रेगुलरली 90 से कम आ रही है तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो 90 to 94 एक बफर है जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी थोड़ा सा जो आप प्रोब डालते हो सैचुरेशन का, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। जी सर, अब मैं जरा जो टेस्ट रीडिंग्स है उसको लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब आरटीपीसीआर की रीडिंग आती है उसमें सीटी वैल्यू जो वायरल लोड वैल्यू है उसको लेकर भी लोग अपनी तरह से देखते हैं, समझते हैं और डिकोड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि बतौर डॉक्टर आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बताएं कि ये जो सीटी वैल्यू है वायरल लोड, उसको देखने की कितनी जरूरत है और उससे क्या समझ में आता है? तो सीटी वैल्यू को हम कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। इसका पहले लोग ये सोचते थे कि, और सीटी वैल्यू का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितनी आपकी लो सीटी वैल्यू हो उतना ज्यादा वायरल लोड है आप में, मतलब वायरस जाता है। अगर आपकी सीटी वैल्यू मान लो 15-16 है तो आपका वायरल लोड बहुत ज्यादा है। अगर आपकी सीटी वैल्यू 30 या 30 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका वायरस लोड कम है, वायरस कम है। तो लोग ये सोचते थे कि हम सीटी वैल्यू के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि आप कितने इन्फेक्शियस हैं, आप कितनी बीमारी फैला सकते हैं, या आपको कितनी सीवियर इलनेस हो सकती है। लेकिन ये दोनों धारणाएं जो हैं ये ठीक नहीं है, और इसके कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसके एक पॉइंट पे करते हैं। मान लो आज मैंने किसी का नेजल स्वैब लिया, अभी बीमारी उसकी बढ़ रही थी, तो ये हो सकता है कि अभी वायरल लोड कम है तो सीटी वैल्यू जो है उसकी ज्यादा आएगी। कल हम करेंगे तो फिर वायरल लोड बढ़ जाएगा तो सीटी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो एक सीटी वैल्यू पे आप ये नहीं कह सकते कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक एट वन पॉइंट इन टाइम आपने टेस्ट किया, उसका हम आगे कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो नहीं कह सकते। सिमिलरली इन्फेक्टिविटी और या डिजीज सिवियरिटी जो है वो सीटी वैल्यू से लिंक नहीं हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, सीटी वैल्यू पे ना जाए, क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चूंकि आप आज तक पर लाइव हैं और देश भर में जो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी लोग इस तरह की बीमारी का सामना कर रहे हैं, कई जगहों पर सर अस्पतालों में बेड्स नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ केस सिनेरियोज में आपके सामने रखूं जिससे अगर हमारे दर्शक
किसी तरीके से समझ सके कि उनके पास क्या ऑप्शंस करने चाहिए अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उसका जवाब उन्हें बतौर कंसल्टेंट आपकी तरफ से मिल जाएगा। तो एक सिचुएशन में ऐसा बता रही हूं कि समझ लीजिए मेरे टेस्ट में, आरटीपीसीआर टेस्ट में मेरा पॉजिटिव आया है, क्योंकि मेरा ऐसी हिस्ट्री रही कि मैं किसी से कांटेक्ट में आई थी, लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं। ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? क्या हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टर से बात करने की जरूरत है? क्या मेडिकेशन कोई लेने की जरूरत है? क्या बताएंगे आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव के लिए, लेकिन मेडिसिन और दवा को लेकर क्या करना चाहिए? तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आप पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है। अगर मान लो शुगर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की तकलीफ है, तो उसको पूरी अच्छी तरह से कंट्रोल करें। दूसरा, आपको अगर फैसिलिटी है घर में होम आइसोलेशन की, तो होम आइसोलेशन मतलब अलग कमरा है और अटैच बाथरूम है, तो आप घर पे भी रह सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीजें करनी है। एक, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करनी है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, पानी और जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अच्छी मात्रा में लें, और अपना टेम्परेचर भी रेगुलरली मॉनिटर करें। आपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि उस डॉक्टर के साथ या हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में अगर आपको कोई सिम्टम होते हैं तो फिर आप डॉक्टर्स को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ जगह पे कुछ दवाइयां दी जाती हैं, मल्टीविटामिन दी जाती हैं, विटामिन सी दिया, और ऐसी कई हम दवाई देते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं। कई जगह, कई क्षेत्रों में लोग डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन या और ड्रग्स है, फेविपिराविर है, वो देते हैं, जिसका अभी इतना एविडेंस नहीं है कि वो इफेक्टिव है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड डिजीज में वो दवाई कुछ हद तक दी जाती है। लेकिन बहुत जरूरी यही है कि अपने आप घर में आइसोलेट करें, क्लोज मॉनिटरिंग करें, सैचुरेशन अपनी देखें और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। जी, अगला केस सिनेरियो जो मैं रख रही हूं सर, मान लीजिए मेरी उम्र 80 वर्ष के आसपास है, मतलब मैं बुजुर्ग की कैटेगरी, हाई रिस्क जोन में हूं, लेकिन सिम्टम्स माइल्ड है और ब्रीदिंग भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है? अब ये एक बड़ा क्लोज इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है कि मेरे को, वैसे मैं हाई रिस्क कैटेगरी में हूं, लेकिन अभी मुझे कोई ज्यादा सिम्टम नहीं है। इस स्थिति पे अगर आप घर में आइसोलेट कर सकते हैं तो आप अब तब भी घर में आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोविड केयर सेंटर में जा पाए तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी क्लोज मॉनिटरिंग हो पाएगी। अगर आपके घर में ऐसा अरेंजमेंट है कि आप क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हो और आपने किसी हॉस्पिटल के साथ पूरा सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको तकलीफ हो, चाहे रात को हो, तो आपको वो एडमिट कर लेंगे, तो आप घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं और आपको चांसेस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन ज्यादा हैं, तो अगर सेफर ऑप्शन यही रहेगा कि आप कोविड केयर सेंटर में अपने आप को वहां पे रखें, और अगर तकलीफ ज्यादा होगी तो फिर एकदम हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। जी, अगला केस सिनेरियो सर, मान लीजिए मुझे कोविड हुआ है और पूरा अपना वक्त बिताने के बाद अब जाकर कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव आने के कितने दिन बाद या कितने वक्त बाद दूसरों से मिलना सही रहेगा, ताकि हम दूसरों को एक्सपोज ना करें इन्फेक्शन को? तो पहले ये किया हमने, जो शुरू की अगर आप गाइडलाइंस देखें तो लोग ये कहते थे कि आप कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के 48 घंटे बाद आप लोगों से मिल सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस बाद में उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते अगर आप हो गए हैं तो आप फिर लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन अब जब तो रिसर्च आई है, उसने ये दिखाया है कि अगर आपको 10 दिन से बुखार नहीं हुआ, 10 दिन हो गए आपको पॉजिटिव हुए और 2-3 दिन बुखार नहीं रहा और आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। आपका आरटीपीसीआर तब भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आरटीपीसीआर वायरल पार्टिकल्स को पिकअप करता है, डेड वायरस को भी पिकअप करता है। और स्टडीज ने यह दिखाया है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है, तो अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो वो डेड वायरस है और वो और लोगों को इन्फेक्शन नहीं कर सकता, वो कल्चर में भी नहीं ग्रो होता। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको 10 दिन से या 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और आपको कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, फीवर आपको 2-3 दिन से नहीं हुआ है, तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। जी सर, ये नए म्यूटेंट वायरस में
क्या कुछ सिम्टम्स में और भी नए सिम्टम्स जुड़े हैं, जैसे पहले गले से लेकर बुखार और तमाम सिम्टम्स से? अगर सिम्टम्स इस नई लहर में कुछ भी आपने नया नोटिस किया है जो हमारे दर्शकों को बता दें एक बार सारे सिम्टम्स। तो सिम्टम ज्यादातर वही हैं, जुकाम, नजला, गले में खराश, शरीर में दर्दें, खांसी होना। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इतने नहीं होते, उनको और कोई तकलीफ नहीं होती, पेट खराब ज्यादा होता है, जैसे लूज मोशन हुए, डायरिया हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग हुई और साथ में फिर बुखार हो गया। तो इस दफा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमारे देखे जा रहे हैं जो हम पहले भी देखते थे, पर लगता है कि इस दफा परसेंटेज ज्यादा है जिनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा हैं इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर आपको ऐसे भी लक्षण हो और आप कहें कि मुझे जुकाम नजला नहीं है लेकिन ये लक्षण है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपना टेस्ट करा लें। जी सर, सरफेस ट्रांसमिशन पर मैं आप आना चाहती हूं, क्योंकि द लैंसेट का एक आर्टिकल निकला जिसमें लिखा हुआ था कि ये एयरबॉर्न डिजीज अब हो चुका है और एयरबॉर्न है। इसको लेकर पहले भी बातें थी कि जिस तरह से ये फैल रहा था, खास तौर पर कई यूरोपीय देशों में, ये सवाल था कि एयरबॉर्न ये हो चुका है। मैं आपसे उस पर एक बड़ा वाइडर सवाल पूछना चाहती हूं कि सरफेस ट्रांसमिशन को लेकर, क्योंकि हम लगातार सरफेसेस को, मोबाइल को, लैपटॉप को, सबको सैनिटाइज करने की बात हो रही थी। क्या सरफेस से ट्रांसमिशन हो रहा है? क्या वाकई एयरबॉर्न है? और क्या एयरबॉर्न होना अभी की बड़ी अचानक बात हो गई है, या शुरू से ही ये थोड़ा एयरबॉर्न तो था ही? तो आपकी बात सही है, इसमें बहुत पिछले 8-9 महीने से ही डिबेट चल रही है, एयरबॉर्न वर्सेस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये समझना जरूरी है। जब हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो ड्रॉपलेट्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, मोर देन 5 माइक्रोन्स। उसका ये मतलब कि वो जो ड्रॉपलेट हैं जो खांसने से या छींकने से या बोलने से किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से जब बाहर गले से या मुंह से बाहर आते हैं, तो क्योंकि उनका साइज बड़ा है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते और वो एकदम सर्फेसेस पे सेटल हो जाते हैं, और इसलिए सर्फेसेस भी इन्फेक्टिव हो सकती हैं जब हम उनको छूते हैं। लेकिन जो दूसरे एयरबॉर्न है उसको हम कहते हैं एरोसॉल ट्रांसमिशन, जिसमें हम कहते हैं कि जो वायरस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी आगे जा सकता है जो लेस देन 5 माइक्रोन्स है, और वो हवा में बहुत देर तक रह सकते हैं, तो जमीन में गिरते नहीं है। अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन या एरोसॉल ट्रांसमिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हमें थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है। पहले लोग ये मानते थे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेन है, एरोसॉल ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सरफेस वाले जो ट्रांसमिशन है वो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, इसलिए जो हम सर्फेसेस बार बार साफ करते हैं और वो उनका शायद इतना महत्व नहीं है। हाथ हमें रेगुलरली धोने चाहिए, हाथ चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सर्फेसेस को धोना जो हम पहले करते थे, लोग सब्जियां भी अपनी धोते थे, जो अपने और जो कपड़े वगैरह थे उनको भी अलग धोते थे, वो शायद अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इसलिए घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब कि अगर आप अंदर कमरे में हो या किसी हॉल में हैं जहां पे ज्यादा लोग हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। आप खिड़कियां खोल के रखें, चाहे गर्मी का मौसम हो, बेटर है कि खिड़की खुली रहे और हवा आती रहे, जिससे जो हवा में अगर वायरस है तो वो बाहर चले जाए क्रॉस वेंटिलेशन से। ऑफिस में है तो खिड़की खुली रखें जिससे हवा बाहर रहे। अगर सेंट्रली एयर कंडीशन आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो उसमें भी ये देखें कि हवा उसमें फ्रेश एयर एसी प्लांट में आती रहे, जिससे रिसाइकलिंग ना हो और हवा जो है फ्रेश उस कमरे में आती रहे। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव है वहां पे खांसता है या छींकता है या बोलता है, तो वायरस हवा में काफी देर के लिए रह सकता है और वो व्यक्ति वहां से चला भी जाएगा, लेकिन वायरस हवा में रहेगा और फिर कोई और जब वहां पे आएगा उसको इन्फेक्शन हो सकती है और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको किससे इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए अगर हमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचना है तो बेटर रहेगा कि हम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं वो आउटडोर करें जहां पे चांसेस कम है, दूरी उतनी ही रखें और मास्क हमेशा लगा के रखें, चाहे हम किसी से 2 या 3 फुट की ज्यादा दूरी पे भी हों। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर, कि हालांकि सवाल तो अनंत हैं जो इस पर पूछे जा सकते हैं आप जैसे अनुभवी डॉक्टर के साथ, लेकिन एक अंत में 2 सवाल हैं जिनको मैं जल्दी से क्लब करके आपसे पूछ लेती हूं, क्योंकि आपने भी वो बात छेड़ी, ओपन एयर वर्सेस क्लोज्ड एनवायरनमेंट। अब बड़े सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर उनको अब एयर फिल्टर्स वगैरह की सोचनी चाहिए,
वर्सेस ओपन एयर। देखिए आप सर, किसानों ने इतने दिनों तक वहां पर आंदोलन किया, आप बिहार में चुनाव हुए, लेकिन इन जगहों की वजह से बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं बढ़ा। इसकी वजह क्या आप भी मानते हैं कि ओपन एयर कहीं ज्यादा सेफ है? लोग डरते हैं कि बालकनी में नहीं बैठना है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन दरअसल एयर जहां पर सर्कुलेट हो रहा है या खुली जगह, वो कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और आज लगातार कई डॉक्टर्स थे सर हमारे साथ पैनल में जो कह रहे थे कि ऐसी महामारी में अक्सर तीसरी लहर भी आती है। तो क्या तीसरी लहर की आशंका आप भी देखते हैं? क्या उसके लिए अभी से तैयारी जरूरी है, फॉरवर्ड प्लानिंग जरूरी है? दोनों सवालों के जवाब सर। तो आपकी बात सही है कि हमें जो है आउटडोर एनवायरनमेंट बेटर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाहर हम क्राउड कर सकते हैं, क्योंकि क्राउड विल भी सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकते हैं। और हम ये भी समझना चाहिए कि जब बिहार इलेक्शन हुए थे या जब दिवाली या छठ पूजा हुई थी, तब हमारे ये नया वेरिएंट या म्यूटेंट हमारे देश में नहीं था जो इतना ज्यादा फैलता है। अब वो स्थिति अलग है, इसलिए हमें बाहर भी, चाहे कोई प्रोटेस्ट हो चाहे कोई फंक्शन हो, उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अंदर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में बाहर का एनवायरनमेंट हमेशा बेहतर रहेगा। तो इसलिए अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है, वो बाहर एनवायरनमेंट में करेगा, तो करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है। अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट है जहां पे एयर रिसर्कुलेट हो रही है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति में आप खिड़की खोल के रखें, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, हवा का एक्सचेंज अच्छा रहे, 5-6 दफा 1 घंटे में हवा जो है बाहर की अंदर आए और अंदर की बाहर जाए, जिससे अगर हवा में भी एरोसॉल है, वायरस है, तो एकदम बाहर चले जाएगा और आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। रही बात तीसरी वेव की, अगर हम 1918 का पैंडेमिक की हिस्ट्री देखें, और मैं ये कहूंगा कि वो हिस्ट्री और अब वाली हिस्ट्री 100 साल हो गए लेकिन बहुत सिमिलर है। उसमें भी 3 वेव्स आए थे और सेकंड वेव सबसे घातक था। पहले वेव में जब केसेस आए थे, तो जब वो केसेस कम हुए, तो लोगों ने तब 1918-19 में यही सोचा कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया है और बिल्कुल बिहेवियरल चेंज हो गया, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तब तो वैक्सीन भी नहीं थी, लोगों ने पार्टीज करनी शुरू कर दी टू सेलिब्रेट कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा वेव आया, वो बहुत घातक था, बहुत लोग उसमें मरे, भारत में भी बहुत लोग मरे थे तब वो ब्रिटिश रूल के टाइम की बात है। अगर हम तब का डेटा देखें तो मोर्टेलिटी भारत में भी बहुत ज्यादा हुई थी, और इतने लोग पैंडेमिक में मरे थे जितने वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे थे। उसके बाद फिर एक छोटा और बाद में थर्ड वेव आया था, जो इतना सीरियस नहीं था जितना सेकंड वेव था। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। हमने जो जनवरी फरवरी में गलती की कि जो ढील कर दी कि अब खत्म हो गया और जिसके कारण अब हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं, वो आगे के लिए नहीं होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल छूट जाएगा इसलिए मैं चाह रही हूँ जल्दी से ले लूं। लोगों के मन में ये भी आशंका रही है हमेशा कि आपने बताया सरफेस ट्रांसमिशन को लेकर रिसर्च क्या है, खाने से लोग बार बार पूछते हैं कि क्या खाने से भी बीमारी फैलती है? तो खाने से बीमारी नहीं फैलती। पहले हमने ये देखा था कि जो वायरस है वो आपके स्टूल में भी एक्सक्रीट होता है। तो वायरस जो है, अगर हम स्टूल सैंपल लें कुछ पेशेंट्स का, तो उसमें भी वायरस पाया जाता था। लेकिन रिसर्च ने ये शो किया कि वो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए हम खाने जो हम बाहर से लाते हैं उसको अच्छी तरह से, जैसे गर्म गुनगुने पानी में अच्छी तरह से धोएं, और जब हम सब्जियां या कुछ भी धो के उनको फ्रिज में या कहीं भी रखते हैं, उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ खाने से आपको कोविड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम पूरी परिस्थिति को देखें तो आपने जो भी अहम जानकारी दी है, उन सब के जरिए एक समग्र तरीके से हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पूरी बीमारी पर बढ़ा सकता है। लेकिन अगले थर्ड वेव की चूंकि आपने बात की है, तो क्या ऑक्सीजन को लेकर जो तैयारी है, मास्क पर मैं चाहती हूं सर कि चलते चलते एक संदेश आप लोगों को दे दें। मुझे तो कई बार लगता है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की रही कि मास्क सही पहनने पर किसी ने जोर ही नहीं दिया। या तो नाक के नीचे पहनते हैं, गले पर लटका के रखते हैं, पतले से कपड़े का होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्वालिटी ऑफ मास्क और सही ढंग से पहनने का, उसकी अनदेखी हुई है, और वो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर की वजह बना है। अगर ये आखिरी संदेश देते हुए इस इंटरव्यू का हम अंत करेंगे डॉक्टर गुलेरिया। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि अगर हमें इस वायरस से निकलना है, चाहे वो म्यूटेंट हो चाहे वो पुराना वाला वायरस का स्ट्रेन हो, और अगर हमें
एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को रोकना है, जो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न, तो मास्क बहुत अहमियत है। मास्क एक वैक्सीन की तरह ही है, क्योंकि वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क ठीक से डालें। और अब तो ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर एरोसॉल ट्रांसमिशन है तो अगर आप कपड़े का मास्क लगा रहे हैं तो दो लेयर उसमें डाल लें, जिससे और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना चाहिए कि मास्क ऐसा टाइट हो कि हवा मास्क के साइड से अंदर ना जाए। मास्क का जो फिल्टर है उसके थ्रू ही हवा जाए और वो वायरस को अंदर ना आने दे, आपके गले और मुंह तक ना पहुंचने दे। अगर आप मास्क ढीला से लगाएंगे और आपके नाक के साइड से हवा अंदर चली जाएगी, या गाल के साइड से अंदर चली जाएगी, या नीचे से अंदर हवा चली जाएगी, तो मास्क का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मास्क आपका नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर करना चाहिए, उस साइड से पूरी तरह से सील होना चाहिए, जिससे जो भी हवा आप अंदर ले रहे हैं, सांस से ले रहे हैं, वो मास्क के थ्रू जाए। और जब वो मास्क के थ्रू जाएगी तो वायरस को वो आपके गले तक नहीं आने देगी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मास्क का कोई फायदा नहीं होगा, और उसके कारण केसेस हमारे एकदम बढ़ेंगे, एकदम फैलेंगे। इसलिए जितना जरूरी वैक्सीन है उतना ही जरूरी मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे, हॉस्पिटल पे स्ट्रेन भी कम कर पाएंगे, लोगों की जान भी बचा पाएंगे। इसलिए मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि डॉक्टर्स ने इतने 1 साल भर मेहनत की है, उन्हीं के लिए, अगर अपने लिए नहीं तो उन्हीं के लिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर्स पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। तो आपने उनके लिए तालियां बजाई, उनके ऊपर फूल डाले, अब उनके लिए ही मास्क पूरी तरह से डालें, जिससे हॉस्पिटल पे स्ट्रेन कम पड़े, लोगों की जान बचे और हम इस पैंडेमिक से निकल पाए। आपका ये संदेश लोगों के दिलों को छुए और हर कोई ये जिम्मेदारी समझे। सर, मौजूदा हालात में लॉकडाउन की जरूरत देखते हैं क्या आप? मैं ये सोचता हूं कि जैसे जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 प्रॉन्ग या 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, वैक्सीन है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें या बेड्स की बात करें, और तीसरी केसेस कम करने की बात करें। केसेस कम करने में हमें कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़ेंगे। जहां पे केसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पे कंटेनमेंट करना पड़ेगा, माइक्रो लॉकडाउन एरिया बनाने पड़ेंगे, वहां से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तभी हम केसेस कम कर पाएंगे। अगर हम केसेस नहीं कम कर पाए और हमारे केसेस बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4 लाख रोज के होने लगे, तो फिर हमारे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गुलेरिया। आपकी हर दी हुई जानकारी और आपकी कही हुई हर बात देश भर में लोग सुनते हैं और मुझे लगता है इससे कई सारी जो पहेलियां लोगों के मन में है वो भी दूर होंगी। बीमारी का सामना करना है और आपने सही कहा कि कई बार हमने थालियों के जरिए फूल बरसाकर डॉक्टर्स का अभिनंदन किया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर इस बीमारी से लड़ना है तो सही मास्क सही ढंग से पहनिए। गले के लिए नहीं है, नाक के नीचे सिर्फ मुंह के लिए नहीं है, चालान से बचने के लिए नहीं है, कोरोना वायरस से बचना है। और ये खिलवाड़ नहीं, क्योंकि जिंदगियां जा रही हैं, कई घरों में मातम पसरा हुआ है, शहर दहर शहर आप देख रहे हैं कि चीखों से कांप रहे हैं ये शहर, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर मोर्टेलिटी हो रही है। इन सब के बीच सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।